इससे पूर्व हमने मार्क्स के जीवन परिचय की चर्चा की थी। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स ने अपने समाजवादी दर्शन का अध्ययन इतिहास पर आधारित करके किया था, इसलिए उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। वैसे मार्क्स से पूर्व भी अनेक समाजवादी विचारक हुए हैं, लेकिन उनके विचार काल्पनिक थे, इसलिए उन्हें चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, साइमन आदि जो काल्पनिक समाजवादी विचारक थे, उनके जो समाजवादी विचार थे वो कल्पना पर आधारित थे। लेकिन मार्क्स ने अपने समाजवादी विचारों को यथार्थ पर उतारा, उनको इतिहास पर आधारित किया। इस कारण मार्क्स के समाजवादी विचारों को ही वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तो आइए हम मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का अध्ययन करते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद को प्राय सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अर्थात मार्क्सवादी समाजवाद को प्राय सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है और मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इससे संबंधित नेट की एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड व अन्य कंपटीशनों में यह प्रश्न अनेक बार पूछा गया है कि मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो मार्क्स को कहा जाता है। मार्क्स अपने समाजवाद को इसलिए वैज्ञानिक कहता है कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। अर्थात मार्क्स अपने समाजवादी अध्ययन को इसलिए वैज्ञानिक कहता है कि वह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स से पहले साइमन, फोरियर तथा रॉबर्ट ओवन का समाजवाद वैज्ञानिक इसलिए नहीं था क्योंकि वह इतिहास पर आधारित न होकर केवल कल्पना पर आधारित था। अर्थात इससे पूर्व का जो अध्ययन था वह फोरियर तथा रॉबर्ट ओवन का अध्ययन इतिहास पर आधारित न होकर केवल कल्पना पर आधारित था, इसलिए इन विचारकों को काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स का दर्शन बड़ा विराट तथा सुसंबद्ध है। अर्थात मार्क्स का जो दर्शन है वो बड़ा विराट, बड़ा है, सुसंबद्ध है, अर्थात आपस में जुड़ा हुआ है। कैटलिन के अनुसार उसका क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर स्थित है। अर्थात मार्क्स के जो भी क्रांतिकारी विचार थे वे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत, वर्ग संघर्ष है वो अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। आर्थिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आधारित है। अर्थात मार्क्स का जो आर्थिक सिद्धांत है वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आधारित है। इतिहास की व्याख्या हीगल के द्वंद्वात्मक पर, अर्थात इतिहास की व्याख्या हीगल के द्वंद्ववाद पर आधारित है और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी आध्यात्मिक विधा पर स्थित है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वो आध्यात्मिक विधा पर स्थित है। इस तरह स्पष्टतः मार्क्स की विचारधारा के चार आधार स्तंभ हैं। अतः मार्क्स की विचारधारा के चार आधार स्तंभ हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मार्क्स का जो पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स का दूसरा सिद्धांत है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अर्थात मार्क्स का तीसरा सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इसमें वर्ग संघर्ष को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया और चौथा सिद्धांत है मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अर्थात अतिरिक्त मूल्य क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा मार्क्स ने की है। ये चारों स्तंभ जिन पर मार्क्स ने अपने दर्शन का भवन निर्मित किया है वे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अर्थात ये चारों सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं तथा उसकी विचारधारा
कि एक अविभाज्य इकाई, अर्थात ये उसकी विचारधारा की एक अविभाज्य इकाई है। मार्क्स का जो पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसके मार्क्स का जो पहला सिद्धांत है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसी के आधार पर उसने इतिहास के परिवर्तन और अध्ययन का भौतिकवादी दर्शन, वर्ग संघर्ष और साम्यवाद की स्थापना के विचार निर्धारित किए हैं। अर्थात मार्क्स का सारा दर्शन द्वंद्ववाद पर आधारित है और मार्क्स ने द्वंद्ववाद हीगल से ग्रहण किया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन की वह आधारशिला है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी लेते हैं। अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन की वह आधारशिला है, अर्थात पूरा दर्शन इसी सिद्धांत पर आधारित है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी विचार लेते हैं। मार्क्स ने अधिकृत रूप से कहा है द्वंद्ववाद की सहायता से दल प्रत्येक स्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण बना सकता है, सामयिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को समझ सकता है और उनकी दिशा को जान सकता है। अर्थात समय के अनुसार जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनके आंतरिक संबंधों को समझ सकता है, उनकी दिशा को जान सकता है और भविष्य में उनकी दशा क्या होगी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जो द्वंद्ववाद एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा मार्क्स कहता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई राजनीतिक व्यवस्था हो, वह प्रत्येक स्थिति या अपनी स्थिति के अनुसार अपना दृष्टिकोण बना सकती है, सामयिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को समझ सकता है, उनकी दिशा को जान सकता है और भविष्य में उनकी दशा क्या होगी इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अर्थात यह सिद्धांत प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। मार्क्स का द्वंद्ववाद अथवा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल के द्वंद्ववाद पर आधारित है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद की प्रणाली किससे ग्रहण की थी, तो वो हीगल से की थी। यद्यपि हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, जबकि मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को एकदम उल्टा कर दिया है। हीगल ने द्वंद्वात्मकता के अंतर्गत होने वाले बौद्धिक क्रम को अस्तित्व में न होना और अस्तित्व में आना के रूप में वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण की संख्या दे है। हम किसी भी अमूर्त विचार को वाद से प्रारंभ करते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखता है तो विचार का प्रारंभ वाद से होता है। स्वाभाविक रूप से विचार में विरोध उत्पन्न होता है। जब एक व्यक्ति विचार उत्पन्न करता है तो दूसरा व्यक्ति उस विचारों का विरोध करता है, अर्थात विचार में विरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रतिवाद कहते हैं। वाद और प्रतिवाद की द्वंद्व के फलस्वरूप समन्वय हो जाता है। वाद और प्रतिवाद की द्वंद्व के फलस्वरूप समन्वय हो जाता है, जिससे एक नवीन विचार की उत्पत्ति होती है। वाद और प्रतिवाद के बीच समन्वय हो जाने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। इसे हीगल समन्वयवाद अथवा संश्लेषण का नाम देता है। अर्थात तीसरा संश्लेषण या संवाद का नाम हीगल देता है। यही संश्लेषण द्वारा पुनः नया विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद संश्लेषण इस प्रकार का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। सही अर्थों में द्वंद्वात्मकता विरोधी तत्वों का अध्ययन है। सही अर्थों में द्वंद्वात्मकता विरोधी तत्वों का अध्ययन है। विकास विरोधी तत्वों बीच संघर्ष का परिणाम, अर्थात विकास विरोधी तत्वों के बीच संघर्ष का परिणाम है। हीगल ने ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों के प्रति निष्कर्ष निकाला कि
इतिहास घटनाओं की केवल श्रृंखला मात्र नहीं है। हीगल ने निष्कर्ष निकाला था कि सामाजिक परिवर्तनों के प्रति निष्कर्ष निकाला कि इतिहास घटनाओं की केवल श्रृंखला मात्र नहीं है, प्रत्युत विकास की एक प्रक्रिया है और विरोध उसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। हीगल का मानना है कि सामाजिक गतिविधियों का या सामाजिक संरचनाओं का जो विकास हुआ है, सभ्यता का विकास हुआ है, वह विरोध के कारण हुआ, अर्थात विकास का प्रेरक विरोध रहा है। मार्क्स हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित अवश्य हुआ, लेकिन उसने हीगल के आदर्शवाद को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। मार्क्स था वह हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित अवश्य हुआ था, लेकिन उसने हीगल के आदर्शवाद को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। मार्क्स कट्टर भौतिकवादी था। मार्क्स कट्टर भौतिकवादी था, इसलिए उसका भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। अर्थात मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवादी द्वंद्ववाद कहलाता है, जहां हीगल के द्वंद्वात्मकता भौतिकवाद का आधार विचार है। अर्थात हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार विचार को माना है और समस्त जगत एक निरपेक्ष विचार की अभिव्यक्ति है। हीगल का मानना है कि समस्त जगत एक निरपेक्ष विचार की अभिव्यक्ति है। वहीं मार्क्स के अनुसार विचार नहीं है, द्वंद्वात्मक का आधार मार्क्स ने विचार को नहीं माना है, बल्कि भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। मार्क्स ने इस जगत के विकास का आधार भौतिक पदार्थ को माना है। भौतिक जगत की वस्तुएं तथा घटनाएं परस्पर अवलंबित हैं, अर्थात भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं और घटनाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। भौतिक जगत में परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स का मानना है कि भौतिक जगत में परिवर्तन होता रहता है, कुछ प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, अर्थात कुछ प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कुछ नष्ट होती हैं, अर्थात कुछ प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो कुछ की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात कुछ घटनाएं पुनरावृत्ति दोहराती है। यह विकास क्रम निरंतर चलता रहता है, अर्थात यह विकास क्रम निरंतर चलता रहता है। मार्क्स यह भी कहता है कि विकास की पृष्ठभूमि में समस्त प्राकृतिक पदार्थों में एक आंतरिक विरोध होता है। मार्क्स का कहना है प्रत्येक विकास की पृष्ठभूमि में समस्त प्राकृतिक पदार्थों में एक आंतरिक विरोध होता है। तो ये विरोध का गुण हर में होता है, अर्थात एक मूल स्वरूप के पदार्थ का आंतरिक रूप से अपने आप विरोध होता रहता है। मार्क्स यह भी कहता है कि विकास की पृष्ठभूमि में समस्त प्राकृतिक पदार्थों में एक आंतरिक विरोध होता है। इसके 3 अंग होते हैं। मार्क्स का कहना है कि जो किसी भी पदार्थ में या किसी वस्तु में जो आंतरिक विरोध होता है, इसके 3 अंग होते हैं। एक वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण। अर्थात ये जो वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण, ये वस्तु या किसी विचार या किसी भौतिक पदार्थ में जो आंतरिक विरोध पाया जाता है उसके कारण होता है। इस प्रकार मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत विकासवाद का सिद्धांत है, अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन 3 क्रम से वह विकास को समझाना चाहता है। तो अतः इस प्रकार मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। उदाहरण है, मार्क्स एक उदाहरण के माध्यम से अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता है। वह उदाहरण है, यदि गेहूं के दाने के द्वंद्व का अध्ययन करें, गेहूं के दाने के द्वंद्व का अध्ययन करें तो विदित होगा, तो हम प्राप्त करेंगे कि उसका विकास हो रहा है। अर्थात किसी गेहूं के दाने के द्वंद्व का अपना अध्ययन करें तो हमें जानकारी होगी कि उसका विकास हो रहा है। उसे जमीन में गाड़ देने से उसका वह रूप नष्ट हो जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि गेहूं के दाने को जब जमीन में गाड़ दिया जाता है या फसल बोते समय गाड़ दिया जाता है तो उसका जो मूल स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है, गेहूं का दाना सड़कर नष्ट हो जाता है और वह अंकुर के रूप में प्रकट होता है। अर्थात एक नन्ही कलिका बाहर निकलती है, अर्थात एक अंकुर के रूप में प्रकट होता है, जबकि गेहूं का जो दाना मूल स्वरूप में है वो गलकर नष्ट हो जाता है या सड़कर नष्ट हो जाता है।
अंकुर भी अपनी स्थिति पर स्थायी नहीं रहता है। अर्थात जो अंकुर गेहूं के दाने से जो निकला था, गेहूं के दाने में समाप्त होने से जो निकला था, वो भी स्थिर नहीं रहता है। उसका विकास एक लहलाते पौधे के रूप में होता है। अर्थात वह अंकुर भी एक लहलाते पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस संघर्षपूर्ण स्थिति का परिणाम यह होता है, इस संघर्षपूर्ण स्थिति का परिणाम यह होता है कि एक गेहूं के दाने के विकास के द्वारा अनेक दाने उग आते हैं। अर्थात एक दाना जमीन में बोया जाता है और एक दाने से फलस्वरूप अनेक दाने उत्पन्न हो जाते हैं। विकास का यही द्वंद्वात्मक सिद्धांत भौतिकवादी है। अर्थात एक पदार्थ से अनेक पदार्थ का निर्माण हुआ। इस प्रकार मार्क्स ने कहा कि विकास का यही द्वंद्वात्मक सिद्धांत भौतिकवादी है। यदि गेहूं का बीज वाद है, अगर हम माने कि गेहूं का बीज अगर वाद है तो पौधा उसका प्रतिवाद, अर्थात दाने से फिर अंकुर होकर के पौधा बनता है। तो गेहूं के बीज का वाद, गेहूं का बीज अगर वाद है तो पौधा उसका प्रतिवाद है। और पौधे का नष्ट होकर नए दानों का जन्म संश्लेषण है। अर्थात जब गेहूं का पौधा नष्ट हो जाता है लास्ट में फसल की कटाई के समय, तो फिर उससे दाने बन जाते हैं, तो वह उसका संश्लेषण है। और वही दाना उसके बाद में वाद बन जाता है और लगातार किसान अपनी फसलें बोता रहता है। यही क्रम चलता रहता है। था वाद, प्रतिवाद और संवाद, संश्लेषण जिसको हम कहते हैं, ये एक क्रम चलता रहता है। यहाँ तो संघर्ष विकास की सोपान के रूप में क्रम से चलता रहता है। अर्थात निरंतर वाद, प्रतिवाद, संवाद, लगातार हर साल किसान बीज बोता है, फिर वह अंकुर बनता है, पादप बनता है, पादप बन के फिर गेहूं के दाने बन जाते हैं। इस प्रकार निरंतर सभ्यता का विकास वाद, प्रतिवाद और संवाद से हो रहा है, वह बाह्य न होकर आंतरिक है। इस प्रकार का जो परिवर्तन जो हो रहा है वो बाह्य न होकर आंतरिक परिवर्तन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है, यह सिद्धांत गतिशीलता का प्रतीक है। अर्थात जो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाने का प्रयास किया है, तो वह इस सिद्धांत को गतिशील बताया है और कहा है कि प्रत्येक कण में गति पाई जाती है और गति के कारण ही वाद, प्रतिवाद और संवाद, इसके 3 क्रम बनते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने कोई विचार रखता है, दूसरा उसका कहता है कि ऐसा नहीं है, इस प्रकार है, तो वह उसका विरोध करता है, फिर तीसरा दोनों के विचारों को मिलाने का कार्य करता है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थों में भी गति पाई जाती है। तो अपन देखते हैं, जैसे पहाड़ों में बड़े पत्थर होते हैं और कंक्रीट वाली जो मशीन है वहां पर बड़े पत्थर ला करके कंक्रीट बनाई जाती है, बजरी बनाई जाती है, अलग अलग बना दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। तो बड़ा पत्थर वाद होता है तो उसकी गति होने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, तो गति हुई। उसके बाद में फिर पुनः उन बड़े कंक्रीट, बजरी और सीमेंट को मिलाकर के फिर इसको एक संयुक्त पत्थर वापस बनाया जाता है। तो बड़ा पत्थर वाद है तो कंक्रीट उसके प्रतिवाद है और फिर पुनः उसको जोड़ करके फिर दीवार बना दी जाती है, तो दीवार उसका संश्लेषण बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक कण में गतिशीलता पाई जाती है और गतिशीलता के कारण ही, अर्थात भौतिक पदार्थों की गतिशीलता के कारण ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि भौतिक पदार्थ गतिहीन नहीं। मार्क्स ने कहा है कि जितने भी इस पृथ्वी पर या इस धरा पर भौतिक पदार्थ हैं वो गतिहीन नहीं है। अर्थात प्रत्येक कण और प्रत्येक वस्तु में गति पाई जाती है। जैसे मनुष्य शरीर श्वास आता है और जाता है, तो ये श्वास की जो गतिशीलता बनी हुई है, इसी गतिशीलता से शरीर चलता है। वैसे हवा से पेड़ पौधों में भी गति पाई जाती है। कई बार आंधी आ जाती है तो रेत के कण भी गतिमान होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो मार्क्स ने कहा है कि मिट्टी के कण से लेकर के सूर्य जैसे बड़े पिंड या ग्रह भी गतिमान होते हैं। तो कोई भी भौतिक पदार्थ गतिहीन नहीं है। अर्थात मिट्टी के कण से लेकर सूर्य पिंड तक प्रत्येक कण गतिशील है और उनमें परिवर्तन होता रहता है। अर्थात हम देखते हैं कि पानी भी बर्फ में बदल जाता है,
वाष्प में बदल जाता है तो गति उसमें भी पाई जाती है। मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं हवा के साथ, उसमें भी गति है। या पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गति करते हैं तो कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, उसमें गति पाई जाती है। और प्रत्येक भौतिक पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि भौतिक पदार्थ गतिहीन नहीं है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ में गतिशीलता पाई जाती है। तीसरी विशेषता है परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। मार्क्स ने कहा है कि किसी भी भौतिक पदार्थ में परिवर्तन मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे उसने समझाने का प्रयास किया है कि गेहूं का एक अंकुर कई दानों में परिणत हो जाना। गेहूं का एक दाना अगर बोया जाता है जमीन में तो वह एक कलिका निकलती है और कई दानों में परिवर्तित हो जाती है। यदि यह मात्रात्मक परिवर्तन है, अर्थात एक दाने से कई दाने बनना, तो उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो यह मात्रात्मक परिवर्तन है। तो निषेध के निषेध द्वारा पानी का बर्फ में परिणत होना, निषेध के निषेध द्वारा पानी का बर्फ में परिणत होना गुणात्मक परिवर्तन है, अर्थात उसके गुण में परिवर्तन आ जाता है। एक होता है मात्रा में परिवर्तन, अर्थात कम से ज्यादा हो जाता है, और दूसरा उसके गुण में परिवर्तन होता है। जैसे वाष्प पानी है, वह द्रव्य में होता है तो गुणात्मक है, और द्रव्य ठोस में बदल जाता है तो वह उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो पानी का बर्फ में परिणत होना उसका गुणात्मक परिवर्तन है। 4 नंबर की विशेषता बताई है मार्क्स ने कि प्रत्येक वस्तु का आंतरिक विरोध है। मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक वस्तु में अपने आप वस्तु अपने स्वयं का विरोध करती है, अर्थात उसमें आंतरिक विरोध पाया जाता है। प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष होते हैं। मार्क्स ने कहा है प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, उनका सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वरूप में ही संघर्ष ही विकास का क्रम है, अर्थात एक सकारात्मक होता है एक नकारात्मक, उन दोनों स्वरूपों में जो संघर्ष पाया जाता है उसे ही विकास कहा जाता है, और वही विकास का क्रम है। सकारात्मक से नकारात्मक और नकारात्मक से सकारात्मक, ये जो परिवर्तन है उसे ही, या परिवर्तन का जो संघर्ष है उसे ही विकास का क्रम कहा जाता है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना, अनेक विचारकों ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की है, जो इस प्रकार है। पहला विचारक है वेपर के अनुसार द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है। वेपर ने कहा है कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा है या ये सिद्धांत है वो अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है, पदार्थ की गतिशीलता को सिद्ध नहीं किया है। मार्क्स ने पदार्थ की गतिशीलता को सिद्ध नहीं किया है, अर्थात वह अपने सिद्धांत के माध्यम से पदार्थ की गतिशीलता को समझाने में असफल हुआ है। दूसरी आलोचना है यह पद्धति सत्य पर आधारित नहीं है। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वो सत्य पर आधारित नहीं है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है, हम ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते, और न ही मार्क्स ने ऐसा सिद्ध किया है। तीसरी आलोचना है मार्क्स ने भौतिकवाद को अपनी शक्तियों का आधार माना है, अर्थात मार्क्स ने भौतिकवाद को अपनी शक्तियों का आधार माना है, किंतु संसार का विकास उत्पादन शक्तियां ही हैं, यह कैसे मान लिया जाए। अर्थात मार्क्स ने भौतिकवाद को उत्पादन की शक्तियों का आधार माना है, इसका माना है उत्पादन की शक्तियों का, किंतु संसार का विकास उत्पादन की शक्तियां ही हैं, ये कैसे मान लिया जाए। मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों में जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे सभ्यता का विकास हुआ, इसको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन हम कैसे मान लें कि उत्पादन की शक्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे सभ्यता में भी परिवर्तन होता गया, ऐसा हम नहीं मान सकते। तो दोस्तों, अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके दूसरे सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के साथ मिलते हैं।